अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू। आपकी अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के हीरो हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे प्रभावशाली नेता, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। और आपकी अदालत में हमारे आज के इस मुकदमे में हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार प्रदीप सिंह। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज प्रदीप सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। और इससे पहले कि हिमंता जी आप पर इल्जाम लगे, एक नजर डालेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा के पॉलिटिकल करियर पर। भारत के नॉर्थ ईस्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा सबसे लोकप्रिय और सबसे ताकतवर लीडर हैं और आजकल इनकी डिमांड पूरे देश में होती है। हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले 2 साल से असम के चीफ मिनिस्टर हैं, पर जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी के स्टार कैंपेनर के रूप में बुलाया जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपना पॉलिटिकल करियर एक फायर ब्रांड स्टूडेंट लीडर के तौर पर शुरू किया। असम के चीफ मिनिस्टर हितेश्वर सैकिया ने हिमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस में शामिल किया और खूब इंपॉर्टेंस दी। हिमंता असम विधानसभा का पहला चुनाव हारे, पर 2001 से लेकर अब तक ये जलुकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 बार लगातार चुनाव जीतते आए हैं। असम में तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार में हिमंता बिस्वा शर्मा तीनों टर्म में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने जबरदस्त काम किया। ये नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का चेहरा बन गए थे। पर 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। असम में बीजेपी की सरकार बनवाई। 2021 में हिमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी ने असम का मुख्यमंत्री बनाया। गुवाहाटी के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट हासिल करने वाले डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर। आपकी अदालत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप है कि ये मौका परस्त हैं। हिमंता जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपके पुराने साथी हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने इस आदमी को क्या नहीं दिया। क्या क्या दिया मुझे? सरकार में मंत्री बनाया, ये लीडर बनाया। रजत जी, मंत्री जनता बनाता है, एमएलए जनता वोट दे के बनाते हैं। उसमें कांग्रेस का क्या है? हम अगर काम नहीं करता था, मुझको थोड़े सुनता था लोग। अरे वो कह रहे थे 22 साल कांग्रेस में रहे, आप लीडर बने कांग्रेस की वजह से और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए। मेरे पूरा जवानी मैंने कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस मुझको क्या दिया? फिर छोड़ क्यों दिया? छोड़ने का समय आया। मैं तो माँ को तो बिक नहीं सकता था। मेरा माँ तो असम है, तो असम का हित के लिए कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। हंस हंस के छोड़ दिया। उस समय तो कहते थे कि माँ सोनिया गांधी हैं, भाई राहुल गांधी हैं। मेरा तो माँ का नाम नीलानीली देवी है। मैं कभी सोनिया गांधी को माँ नहीं समझा। हाँ, सोनिया गांधी अच्छी है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस का लोग बोलता है ना कि आप गांधी परिवार को बिट्रे कर दिया, यार गांधी परिवार और हिमंता बिस्वा शर्मा का परिवार का बीच में क्या डिफरेंस है? आप भी एक परिवार है, रजत शर्मा जी का एक ही परिवार है। दे आर नॉट ऑन हायर पेडेस्टल। वो तो बहुत हायर पेडेस्टल हमेशा रहे हैं। खुद को समझता है।
हमारा तो नहीं लगता है, बिकॉज हम तो बातचीत करके देखा हूं। मेरा तो ऐसा कुछ भी एक दिन भी कुछ नहीं लगा कि मेरे से या मैं जो लोगों से काम करता हूं उनसे कोई हायर पेडेस्टल में रहने का उनका अधिकार भी है। देखिए, मैंने तो सुना है कि उस जमाने में आप सोनिया जी के करीब थे, राहुल गांधी के करीब थे, और अगर नॉर्थ ईस्ट में, अगर असम में कुछ नहीं हो रहा था तो आपको जाके राहुल जी को बताना चाहिए था, सोनिया जी को बताना चाहिए था। सोनिया गांधी का साथ मेरा रिलेशन अच्छा था, टू द एक्सटेंट कि आप मिजोरम में चुनाव हो, आप जाके काम करो, मणिपुर में चुनाव है, आप जाके काम करो। तो मैंने तो सब कुछ दिया। जब मैंने सोनिया जी को जाके पूछा कि भाई आपने तो सब लिया, अभी आपका देने का समय है, आप भी दे दो, तब तो दे नहीं सका, तो अभी उसका क्या वैल्यू रहेगी, आप बताइए। तो आप राहुल जी के पास चले जाते जो दे सकते क्यों चला जाए? राहुल जी मेरा घर में आए, मैं उनका घर में क्यों जाऊं? जरूरत क्या है? मैंने जब बुलाता है सब लोगों का साथ बुलाए तो किया, लेकिन राहुल जी का घर जाओ, सोनिया जी का घर जाओ, कभी ये भी खबर करो सोनिया जी भी मेरा घर में आते हैं, राहुल जी भी मेरा घर में आते हैं। जब आप गए राहुल गांधी को मिलने तो राहुल गांधी ने आपसे ज्यादा ध्यान अपने कुत्ते पर दिया? नहीं, वो थोड़ा स्टोरी को आपको ये करना पड़ेगा। राहुल गांधी हम लोगों को बुलाया, मुझको नहीं बुलाया। किसको बुलाया? तरुण गोगोई को बुलाया। किसको बुलाया? सीपी जोशी को बुलाया, अभी जो राजस्थान असेंबली का स्पीकर है, मुझको बुलाया। और साथ में असम का पीसीसी का अध्यक्ष था अंजन दत्त जी को बुलाया। हम रूम में गया, बातचीत शुरू हुआ। 5 मिनट बातचीत शुरू होने का बाद उनका कुत्ता आया और जहां हमारा टेबल में चाय और बिस्कुट सर्व हुआ था उसी से कुत्ता भी खाने लगा। तो मैंने तीनों को देखा, तीनों आराम से खा रहा था वही टेबल से। तो मेरा लगा, मैं तो पहला बार गया था, मेरा लगा उनका वो कल्चर ही है टेबल से एक साथ खाने का कुत्ते का साथ। मैं बोला उसमें तो मैं नहीं हो सकता हूं। मैं ऐसा खा नहीं सकता हूं। तो इसलिए मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं आता हूं दोबारा। तो बाद में राहुल जी ने उसी कुत्ते के साथ एक अपना वीडियो, हाँ वही कुत्ते थे, वही कुत्ता था, वही कुत्ते थे। लेकिन जब वो वीडियो उन्होंने डाला तो लोगों ने आपका नाम लिख के, कांग्रेस के लोगों ने लिखा कि देखिए ये कुत्ता ज्यादा वफादार निकला। देखिए, ये वफादारी का भी हिसाब यहाँ कहाँ आ गया? थोड़े हम वफादारी करने के लिए कोई पार्टी में ज्वाइन करता हूँ। वफादारी का मतलब क्या है? मुझे कोई तनख्वाह देता है क्या ये लोग? ये पूरा रजत जी नॉर्मली तो ये मानते हैं कि जो इसको थोड़ा सा डिमिस्टिफाई करिए। हाँ, राहुल एक कलीग है एक पॉलिटिकल पार्टी में। वफादारी तो आपका देश के लिए होता है। ये बार बार ये कांग्रेस का लोग दिमाग में क्या है पता नहीं, वफादारी। कोई वो लोग किसी उधार लिया होगा राहुल जी से, मैंने तो कोई उधार नहीं लिया। तो हम कौन सा चीज का वफादारी है? देखिए, नॉर्मली ये माना जाता है कि जो कुछ कांग्रेस है वो गांधी परिवार की वजह से है। जो वोट मिलता है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी। गलत बात है। जो कुछ कांग्रेस है महात्मा गांधी के लिए है। आप नाम हाईजैक करके बैठा हुआ है। आज जो भी कांग्रेस है, राहुल गांधी एक समय के लिए गांधी नाम काट दे, वो तो हाईजैक किया हुआ है, टाइटल है। सोनिया गांधी अपना नाम से गांधी काट दे, कोई कांग्रेस है? आज जो कांग्रेस है वो पिक्चर लगा हुआ है, ये महामानव महात्मा गांधी के लिए कांग्रेस हल पड़ा है। नहीं तो कहां कांग्रेस है? गांधी परिवार है, लेकिन वो गांधी परिवार ये गांधी परिवार नहीं है, वो महात्मा गांधी के लिए है कांग्रेस। हिमंता जी, लेकिन अभी डिस्प्यूट करे कोई आके मुझको? मैं डिस्प्यूट करता हूं। देखिए, आप करे, किस बोल के डिस्प्यूट करे? 24 सितंबर 2010 को हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट किया था। उसमें आपने लिखा था, राहुल गांधी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन एप्रोप्रिएट टाइम। हाँ, तब मोदी जी नहीं था। 2014 मोदी जी काम इनटू पिक्चर।
तब तो हम लोग तो ही सोचता था ना, 2010 में मेरा उम्र भी क्या था, हम लोग का तो मन में ऐसा ही हो गया था कि पहले इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी का बेटा, ऐसा तो कॉन्सेप्ट में मैं भी था। मैं तो अस्वीकार नहीं करता हूँ। सारे लोग जब दूसरा पार्टी ज्वाइन करते हैं अपना पुराना वाला ट्वीट डिलीट कर देता है। मैंने एक भी तो मेरा पुराना वाला ट्वीट डिलीट नहीं किया हूँ। मेरा ट्वीट से ही तो वो लोग खुद के निकाल के वो बोलता है। जो दिन कांग्रेस में ज्वाइन किया था, मुझको तो बहुत लोग जानते भी नहीं था, दैट डे नाइट आई कुड हैव डिलीटेड ऑल माई ट्वीट्स, ओल्ड ट्वीट्स, बट मैंने इसलिए ट्वीट डिलीट नहीं किया कि मेरा बच्चा को मुझको बता के जाना है, देखो तुम्हारा पापा 2010 में क्या सोचता था, आज क्या सोचते थे। भारत 2010 में ऐसे ही सोचते हैं, आज भारत वो नहीं सोचते हैं। दिस इज द चेंजिंग पिक्चर ऑफ इंडिया, जो मेरा ट्वीट से आपको देखने मिलेगा। देखिए, जो आपके कांग्रेस के पुराने साथी हैं वो तो ये कहते हैं कि आपके ऊपर केसेस थे, उनसे बचने के लिए, जैसे पवन खेड़ा का एग्जांपल बताता हूँ, उन्होंने कहा कि नारदा स्कैम में हैं, शारदा स्कैम में हैं, सब में शामिल हैं, और आजकल ये फेयर एंड लवली बने हुए हैं। आपको मैं दो बात बोलता हूँ। पहले कांग्रेस का कोई पुराना साथी तो मेरा खिलाफ नहीं बोलता है, सबका साथ मेरा ठीक है, आज भी कोई मेरा खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। सेकंड, मेरा नाम से कौन सा केस है, कौन सा देश में कौन सा अदालत है, एक थोड़ा एग्जाम्पल देके बताइए। मैं भी आपको बोल सकता हूं आप बोफोर्स में हैं, लेकिन कुछ तो दिखाना पड़ेगा। अब है मेरा कहां है, मैं तो वही पूछते पूछते पागल हो जाता हूं। भाई कुछ केस नंबर बताओ यार, मैं भी जाके ऑफिसर को पूछ के आता हूं। कहते कि नारदा स्कैम में आपके ऊपर सीबीआई का रेड हुआ था। आप देखिए, सीबीआई मुझको बुलाया था एज ए विटनेस, कोर्ट में चार्जशीट लगा दिया हिमंत बिश्व शर्मा एज ए विटनेस व्हाइल आई वाज इन कांग्रेस, नॉट व्हेन आई वाज इन बीजेपी। लोग बोलता है दर में जाके बीजेपी ज्वाइन करता है। हमारा ऊपर सीबीआई मुझको बुलाया 2014 में, 2015 बिगिनिंग जनवरी सीबीआई बोला ये एक्यूज नहीं है, ये विटनेस है। फरवरी में जाके सोनिया गांधी का हाथ में कागज दिया, देखो मैडम मैं पूरा क्लीन हूं। फिर भी आप मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करता है। अगस्त में जाके मैं बीजेपी ज्वाइन करता हूं। व्हेन आई ज्वाइन बीजेपी, उस समय भी मेरा नाम में कोई केस नहीं है, आज भी केस नहीं है, और भविष्य में भी भगवान को प्रार्थना करता हूं मेरा नाम में केस ना बने। लुइस बर्गर का केस भी नहीं है आपके ऊपर? मेरा हिसाब से तो नहीं है, इसलिए मैंने जाके फ्रंटल गुवाहाटी में केस किया। सुप्रिया श्रीदेव जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये सब नादानी है। आपको मैं बताता हूं, मेरा नाम तरुण गोगोई जी ने पहला बार बोला, मेरा नाम में लुइस बर्गर का केस है। मैं गुवाहाटी सेशन कोर्ट में केस किया। मैं बोला भाई मेरा केस नंबर खाली दे दो, मेरा नाम में कहाँ केस है। तो गोगोई साहब नंबर नहीं दे सके। फिर कोर्ट ने गोगोई साहब को इंजंक्शन लगाया कि इस व्यक्ति का खिलाफ आप मत बोलिए जब तक आप केस नंबर कम से कम नहीं दे सकते। तो ऐसे अगर मैं काल से हवा लगाना शुरू करता हूं कि इसका खिलाफ ये है, वो है, आपका ट्विटर है, ट्रोल है, वो बन जाएगा। लेकिन मैं आपका अदालत में खड़ा होकर बोल रहा हूं, भाई मेरा ऊपर क्या मुकदमा है, थोड़ा बताइए, कोई एक कागज दिखाओ। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो डरने वाला मैं नहीं हूं, वो वाला सिस्टम में मैं नहीं हूं। मेरा तो मैं यही बताता हूं कि कांग्रेस को मैं नहीं डरता हूं, और कांग्रेस को डरना मेरा जरूरत भी नहीं है। हमने तब तक एक ही आदमी से सुना था मैं नहीं डरता हूं, राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी का एक अलग सिस्टम है, वो डरता नहीं, किसलिए वो कोर्ट जाते रहता है। आप आज देखो, कोई एक पार्टी बोल सकता है कि अगर आप जो भी स्कैम का नाम बोलता है, दीज आर द स्कैम एलिजिडली, अगर होगा भी गोगोई साहब का सरकार का दिन में होगा, खुद का सरकार को गाली देने वो निकाल जाते हैं। देखिए, राहुल जी ने खुद आपका नाम लिया, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें अडानी में का जो नाम है किन किन लोगों से बनता है। मैं भी राहुल गांधी का नाम मैं हर दिन ट्वीट करता हूं। लेकिन उन्होंने लिखा जो 20,000 करोड़ रुपए। आप राहुल गांधी मेरा नाम में ट्वीट करता है, वो आपने देखा। मैं जो राहुल गांधी का नाम में ट्वीट करता हूं वो भी आप देखो ना। आप लोग क्यों इतना ऊपर रखते हैं ये गांधी वाला को?
इसलिए कि उन्होंने 60 साल इस देश पर राज किया है। कहाँ राज किया है, देश को बर्बाद किया है। देखिए, उनको तो आपकी ज़्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी किताब में लिखा है कि जब उन्होंने कहा कि नहीं हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दो, वो छोड़ देगा, तो उन्होंने कहा जाता है तो जाए। हाँ, वो ऐसा ही बोलता है कि कोई जाना है तो जाओ, किस लिए, तभी तो अकेला रह सकता है, नहीं तो उनका लेवल का तो और कोई बहुत लोग है। अगर सारे लोग पार्टी में रहता है, कोई दिन तो उनको ही पार्टी से निकाल देगा, तो इसलिए वो बोलता है जो इतना लोग जाना है जाओ, अकेला मैं रहूंगा। लेकिन आप कभी राहुल गांधी से मिलकर के ये सब बातें नहीं बताते थे? देखिए, मैं राहुल गांधी को बचपन से जानता हूँ एंड आई वॉज नेवर इम्प्रेस बाई हिज मेरिट। तो मैं कांग्रेस में भी रहता था, मैं 10 बार सोनिया गांधी को मिलने जाता था, लेकिन मैं राहुल गांधी को मिलने नहीं जाता था। इसलिए आई एम नेवर इम्प्रेस्ड बाई हिज मेरिट्स, हिज डीड्स, हिज आर्गूमेंट्स, लॉजिक, हिज कैपेसिटी टू डू पब्लिक सर्विस। जो लोगों का स्ट्रगल नहीं होते हैं वो लोग कभी ये भारत जैसा देश का नेता नहीं बन सकता है। अब लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद में बहुत समझदार हो गए हैं, बदल गए हैं। देखिए, हमारा यहाँ में एक इको सिस्टम है। राहुल गांधी अगर लंदन जाते आने का बाद बोलता है राहुल गांधी बहुत मैच्योर्ड हो गया, फिर भारत जोड़ो यात्रा करता है, बोलता है अगर राहुल गांधी मैच्योर्ड हो गया। 55 साल में कौन मैच्योर्ड होने का रहता है? अभी मैच्योर्ड होने का समय है मेरा बेटा का। मैं तो जो हो गया अभी 50 साल हो गया, वानप्रस्थ का समय भी हो जाता है हमारा सनातन का हिसाब से। अभी भी आप मैच्योर्ड होने में समय लेता है। यू टेल मी, इफ ए पर्सन टेक्स 55 years टू बिकम मैच्योर्ड ओनली, तो काम कब करेगा? आप इतना लॉन्ग स्कोप आपका बेटा को देगा 55 साल? सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि अपना बेटा को उन्होंने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मैच्योर। लेकिन अब तो हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं। किस लिए? इससे ये उनके लिए खिलौना है। तुमको मिलना था, आगे क्यों नहीं मिला जब तुम्हारा पिताजी प्रधानमंत्री थे? आज क्या हुआ? आसाम में, इंडिया में ट्रक ड्राइवर नया चीज है क्या? आपको अगर मिलना ही था 7 साल में, आप लोग क्यों नहीं मिला? तब तो यह ट्रक ड्राइवर का जीवन ही परिवर्तन हो जाता था। लेकिन अब सीख लिया है उन्होंने। देखिए, इतना लंबा सीखने के लिए जिसको इतना समय लगता है, इंडिया तो अभी डिजिटल एज में घुस गया, इतना समय आप दे सकता है क्या? अगर सीखने के लिए ये भी एक क्वालिटी होता है कि ट्रक ड्राइवर का साथ बैठा। वो कहते हैं कि जैसे मोदी जी हैं वो किसी से नहीं मिलते और राहुल जी हर गरीब आदमी से मिलते हैं। मोदी जी बिना मिलते हुए जीवन का 70 साल पार कर दिया। वो प्रसारक नहीं था, लोगों से नहीं मिलता था। मेरा एक बार असम में जब मैं पहले मोदी जी को मिला था नौगांव में, मैंने बोला मोदी जी ये नौगांव है। बोले हिमंता मैं जानता हूँ। मैं बोला नौगांव का नज़दीक डिस्ट्रिक्ट जोरहाट है। बोले मैं ये भी जानता हूँ। मैं बोला आप कैसे जानते हैं? बोले मैं असम का हर जिला में 2 दिन ठहरा था सन इतना में। तो उनका एक्सपीरियंस का साथ एक दिल्ली में, लिटिल दिल्ली में रहने वाला लोग जो 55 साल किसी से मिला भी नहीं है, कैन यू कंपेयर? आप नरेंद्र मोदी जी का एक्सपीरियंस, नरेंद्र मोदी जी का जो एक्सपोजर है पूरा देश को लेते हुए, तो अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं बाय स्पेंडिंग 1 नाइट विथ ए ट्रक ड्राइवर, आपको तो मुबारक हो गया, अभी वो कर पाते। तो नरेंद्र मोदी के साथ जब आप काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और आपने कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ काम किया, तो क्या फर्क देखते हैं? फर्क ऐसा ही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह का घर में जो एनवायरनमेंट है, दैट इज अ मिडिल क्लास फैमिलीज एनवायरनमेंट। आप जा सकता है, बैठ सकता है, खाना खा सकते हैं, कोई कुत्ता नहीं आता। कोई नहीं, कुत्ता भी आना चाहिए, कुत्ते में प्रॉब्लम नहीं है, कुत्ते में भी प्रॉब्लम नहीं है, कुत्ते मेरा घर में भी है, लेकिन कुत्ते को अपना जगह में, इंसान को अपना जगह में रखने का एक आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। कुत्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुत्ता शायद मेरा घर में भी 3 है, उसमें कोई इशू नहीं है।
इशू इतना ही है कि यू डू नॉट एक्ट लाइक ए फ्यूडल लॉर्ड, बाकी सब ठीक है। अभी भी जो बोलता है ना, आपने बिट्रे कर दिया, फैमिली को विश्वासघात कर दिया, क्या कांग्रेस में भी ये ओथ लिया जाता है कि यू विल नेवर डिसओबे गांधी फैमिली? ये जो कांग्रेस अब का तो कांग्रेस भी बदली है। अब देखिए, गांधी परिवार से हटा करके मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया। खड़गे खुद बोलता है मैं हाई कमान से बात करके निर्णय करूंगा। तो मेरा तो आपत्ति है कि आप खड़गे जैसा विद्वान लोगों को आप क्यों ऐसा पोस्ट दे के रखा है जो पोस्ट में अब खुद का भी निर्णय नहीं ले सकता है। आज खड़गे कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक का सरकार बनाने का फैसला भी वो नहीं ले सकता है, वो गांधी फैमिली को मिलना पड़ता है। लेकिन कर्नाटक में सरकार तो उन्होंने बनाई, बीजेपी को तो हराया। बीजेपी भी तो हारेगा, क्यों नहीं हारेगा? तमिलनाडु में भी बीजेपी हारा है, बीजेपी हिमाचल में भी हारा है, लेकिन बीजेपी जीते भी है। तो अगर बीजेपी ये सोचता है कि मैं कर्नाटक भी नहीं हारूंगा, हिमाचल भी नहीं हारूंगा, वो तो नहीं हो। बीजेपी टेक्स डिफीट विद ह्यूमिलिटी। कर्नाटक में हारे हैं, वो तो कोई नया बात नहीं है, हम तो एक्सेप्ट किया हूं, यस वी लॉस्ट, वी हैव नॉट ब्लेम ईवीएम फॉर दैट। लेकिन कांग्रेस का प्रॉब्लम है, हारने से प्रेस में बोल देता ईवीएम में गलती है। हम तो ये नहीं बोल रहे हो कर्नाटक में ईवीएम में कोई प्रॉब्लम था। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, डिक्टेटर है। क्यों ऐसे बोलते हैं? बोले हमें पीएम बोलना है इसलिए हमें कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी तानाशाह है तो तुम क्या होगा? उनका तो कोई नाम ही नहीं होगा। 100:1 में आप काउंट करना पड़ेगा। लेटेस्ट डेफिनेशन ये है कि मोदी जी पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसका उद्घाटन खुद करना चाहते हैं, राष्ट्रपति को नहीं करने दे रहे। आप ये बोलो कि हमारा दुख हो रहा है, हम उद्घाटन नहीं करने पा रहा हूं। उनका ट्रेजेडी यही है कि देखो हमारा सामने इतना बड़ा गांधी परिवार का सामने नरेंद्र मोदी आके संसद भवन का उद्घाटन करेगा। दे हैव नॉट एबल टू रिकॉन्साइल विद द फैक्ट कि कोई लोग विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ गांधी फैमिली भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं। छत्तीसगढ़ असेंबली का उद्घाटन हुआ, सोनिया गांधी जी जाके उद्घाटन किया, वो क्या पोस्ट में था वो समय? असम असेंबली का फाउंडेशन स्टोन हुआ, तरुण गोगोई जी ने किया, तब क्यों राज्यपाल का याद नहीं हुआ? अब तमिलनाडु असेंबली का उद्घाटन किया, क्यों सोनिया गांधी जाके किया? सोनिया गांधी का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन था? ये कोई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का डिबेट नहीं है, गलती में मत पड़िए। एक ही डिबेट है, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट समबडी outside the Gandhi family can inaugurate that parliament house. अगर ये संसद भवन कांग्रेस का समय में हो जाता था, that संसद भवन would not have been inaugurated by Manmohan Singh, it would have been inaugurated by so-called UPA chairperson Sonia Gandhi. That is the reality of this nation. आपने क्या किया जाइल सिंह जी का साथ? आपने क्या किया था? अगर आप राष्ट्रपति पद का इतना ही महिमा मंडित करते हैं तब आप जैल सिंह का साथ क्यों क्या किया था? याद कीजिए। आप अगर इतना ही राष्ट्रपति पद का महिमा मंडित करते हैं, क्यों फखरुद्दीन अली अहमद को आप फोर्स किया था टू साइन द इमरजेंसी विदाउट इवन ए कैबिनेट डिसीजन? अगर आपको द्रौपदी मुर्मू जी के लिए इतना ही आपका प्यार मोहब्बत है, व्हाई यू हैव पुट जसवंत सिन्हा अगेंस्ट द्रौपदी मुर्मू? मोदी जी तो आप लोग सबका, राजनाथ सिंह जी तो आपको सबको फोन किया था कि देश का पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रहा है, आप कृपया करके सपोर्ट कीजिए। क्यों सपोर्ट नहीं किया? देश में तो एक नया मिसाल खड़ा हो जाता था। आपने एपीजे अब्दुल कलाम को क्या रिस्पेक्ट दिया था जब वो राष्ट्रपति रहा? आप हमेशा हिस्ट्री आपका हिसाब से लिखने चाहते हो। व्हाट ऑनर यू हैव गिवन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन दे एग्जिस्टेड, दे वेयर यू एग्जिस्टेड इन द पावर। लेकिन देखिए ये भी तो सच है कि इस वजह से सारे ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हो गए। 0 and 0 यूनाइटेड होगा तो 0 ही होगा। आप एक कैरेक्टर देखिए, कौन एक हुआ है? सारा फैमिली बेस्ड पार्टी एक हुआ है। गांधी फैमिली एक हुआ है, केसीआर फैमिली एक हुआ है, मुलायम सिंह या अखिलेश सिंह फैमिली एक हुआ है। एक तरफ जो लोग बॉयकॉट का कॉल दे रहा है,
ऑल आर फैमिली रूल पॉलिटिकल पार्टी। और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, एनी डेमोक्रेटिक पार्टी यू कैन नेम, दे आर विद द नरेंद्र मोदी जी। सो ओनली बॉयकॉट हु हैज गिवन द बॉयकॉट कॉल। नहीं, देखिए बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक बीजू और वाईएसआर के बेटे, गलत मत कीजिए। बीजू पटनायक जी जब जिंदा था वो कभी नवीन पटनायक को प्रमोट नहीं किया था। That is not a family. I am not with BJD. I oppose BJD in Orissa. But after demise of Biju Patnaik, Naveen Patnaik from his own political party called BJD. बीजू पटनायक जनता पार्टी में था, उनका पार्टी का लीगेसी नवीन पटनायक ने कभी नहीं लिया है। He made that party by his own hard work. मुलायम सिंह जी का पार्टी अखिलेश सिंह ने लिया, महात्मा गांधी का पार्टी आपने लिया भी नहीं, हाईजैक किया, तो एक अलग कहानी है। बट आप एकदम अभी लाइन इंडिया में डिवाइड हो गया। फैमिली रूल पार्टी एक तरफ और जो हार्ड वर्क अपना खून पसीना लगा के राजनीति करता है वो लोग एक तरफ। एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट यू विल सी फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। तो आपको लगता है कि 2024 में बड़ी चुनौती ये सब लोग दे देंगे मोदी जी को? चुनौती देने का कोशिश करेगा, सुनाओ तो हो। एंड वी ऑल्सो एंजॉय ना व्हेन ओपोनेंट इज स्ट्रॉन्ग लिटिल बिट। अब कहाँ पेना गोलकीपर नहीं होने वाला पोस्ट में गोल मार के कहाँ अच्छा लगता है। कोई ना कोई तो होना चाहिए। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सो मेरा सवाल आपसे ये है कि 2024 के इलेक्शन में सारे विपक्षी दल मिलकर बीजेपी को हराने की तैयारी में हैं, तो आपको क्या लगता है हरा पाएंगे? हाँ, मोदी जी का टास्क फोर्स का व्यवस्था कर रहा हूँ और आपका आशीर्वाद से। तो आपका क्या असेसमेंट है 2024 को लेके? 300 पार, 300 प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग चाहते हैं कि भारत का गौरव गाथा और बढ़े। आप कोई डाउट में मत रहिए। इंडिया इज हैविंग द बेस्ट टाइम नाउ इन आवर हिस्ट्री। मोदी जी को थोड़ा और काम करने दीजिए। आप अभी देखिए ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या बात बोलता है। ऑस्ट्रेलिया में लोग हवाई में नरेंद्र मोदी हवा में बना देता है विथ फ्लाइट्स। कैन यू इमेजिन कि भारत का इतना गौरव गाथा कोई दिन होगा? आई थिंक आफ्टर स्वामी विवेकानंद दैट ग्रेट स्पीच इन अमेरिका शिकागो, आफ्टर दैट मोदी जी इज डूइंग so much thing for this country और हमें उनको ताकत देना चाहिए। हर समय मोदी जी का कल्याण के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और मोदी जी के लिए नहीं, ये भारत के लिए, राष्ट्र के लिए। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर इल्जाम है कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। हिमंता जी, एक जमाने में एमएलएस को खरीदने बेचने के लिए कभी गोवा ले जाते थे, कभी खजुराहो ले जाते थे, लेकिन आजकल असम ले जाते हैं। माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेने के लिए असम का अच्छा पब्लिसिटी हो रहा है। इतना दिन लोग माँ कामाख्या का बारे में थोड़े बहुत जानते थे, अभी अच्छा से जानना शुरू किया तो लोग माँ का दरबार में जाते हैं। माँ के दरबार में जाते हैं या हिमंता जी के दरबार में जाते हैं? मैं तो माँ का बेटा हूँ, मेरा कहाँ दरबार है। अब शिवसेना के एमएलएस को तोड़ने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनकी जेब में 50-50 खोखे डाल दिए। देखिए, मैं सुना भी नहीं और मेरा नहीं लगता है मेरा नाम में कोई बोल सकता है कि इसलिए पूरा आसाम इकट्ठा करने में भी इतना पैसा नहीं होगा। पूरा हमारा आसाम में तो कोई शुगर मिल भी नहीं है, आसाम में कोई शरद पवार जैसा बड़ा लीडर भी नहीं है जिसका पूरा नेशनल नेटवर्क हो। हम तो एक छोटा ही प्रदेश है, तो हमारा यहाँ आने में खाली बिहू का लाड़ू, पिठा, सीरा, दही वही हम लोग खिला सकता हूँ। नहीं तो फिर ये शिवसेना के एमएलए टूटे कैसे? वो लोग टूटा होगा उद्धव जी का नाराज बनते हुए, और कैसे टूटेगा? अगर एक पार्टी में कोई टूटता है, किसी गलती तो पार्टी में ही होगा। मैं सुना कि वो आके होटल में रह रहे थे, रात को 12 बजे हिमंता बिस्वा शर्मा गए और खेल बदल दिया। हमने वो लोग से तो मैंने नहीं मिला, एक प्रेस का
आप लोग का ही पूरा प्रेस का लोग गया था, किसी का बुखार हुआ था तो मैं थोड़ा मदद किया था आउटसाइड द होटल। खाली मैं होटल वाला को इतना ही फ़ोन करके बोला कि देखो भाई जो भी यहाँ रहने दो, लेकिन जाने का समय देखो जीएसटी एंड रूम का भाड़ा पूरा पे करके जाओ। हमारा अच्छा फायदा हुआ। अब केजरीवाल गए थे शरद पवार को मिलने, तो वो कह रहे थे कि हमारे एमएलए को भी अब असम बुलाया जा रहा है। आना चाहिए उनका एमएलए भी, जितना जल्दी हो इतना जल्दी आना चाहिए। मैं तो न्योता भी देता हूँ, आप केजरीवाल जी खुद छोड़ो, जल्दी हो। तो असम में अब ये मोल भाव होता है एमएलए का। देखिए, असम में आने से एमएलए को ताकत मिलेगा। वहाँ में कामाख्या माँ है, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का टीचिंग्स है। असम आने से आपको ताकत ही मिलेगा। और लक्ष्मी दर्शन भी कराते हैं उन्हें। लक्ष्मी तो हमें लेना है, हमें देना तो नहीं है फिलहाल। 10 साल का बाद अलग बात है। अभी तो आप भी आएगा तो हम आपसे मांग ही लूंगा, हमारा कहाँ ताकत है। 10 साल का बाद कोशिश कर रहा हूँ कि हम भी देने का सिचुएशन में आ जाऊं। अभी कहाँ हैं हम लोग। लेकिन ये सच नहीं कि असम पॉलिटिकल टूरिज्म का ऐसा सेंटर बन गया है जिसके बारे में लगता है कि हर बार। मेरे लिए गौरव का बात है कि असम पॉलिटिकल कल्चरल टूरिज्म का एक सेंटर बन रहा है, तो बनना चाहिए। जो भी पार्टी है सबका एमएलए लाना है तो ले आइए असम में, होटल बुक रहे। कांग्रेस को भी कहीं से किसी को तोड़ना है वो भी असम में ले आइए, मैं सिक्योरिटी वगैरह दे दूंगा, क्या प्रॉब्लम है। इट इज अ प्लेस, अच्छा प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। और लोग जानते हैं कि असम का लोग कभी होटल का नज़दीक भी नहीं आएगा। हमारा काम अलग, आपका काम अलग। इट्स ए गुड प्लेस। होटल रेडिशन है गुवाहाटी में, अभी एक मे फेयर भी खोला है, जिसका भी जो आना है आ जाइए। कांग्रेस के एक नेता हैं कुमार जयमंगल सिंह, उन्होंने तो शिकायत की है कि असम के मुख्यमंत्री ने झारखंड में सरकार गिराने के लिए एमएलए को 10-10 करोड़ ऑफर किए। हमारा, मैं इतना ही बोलता हूँ ना कि असम का सीएम को 10 करोड़ देने के लिए हमारा बजट को भी तो देखना पड़ेगा ना। हमारा बजट में है क्या? बहुत ही हम लोग अभी जाके थोड़ा कुछ बना हूँ। वी आर नॉट वेरी रिच स्टेट, अभी आगे जाके होगा, मेरा विश्वास है। तो किसी को अगर 10 करोड़ का सपना है तो असम में मत आओ। तो इतना वी कैन नॉट अफोर्ड। या फिर यह है कि कहीं और से पैसा आता है, असम में सिर्फ उसका रास्ता मिलता है। इतना बढ़िया रास्ता दिल्ली मुंबई होने से को रास्ता भी, आप मैप देखिए ना, वहां कोने में जाएगा फिर घूम के इधर आएगा। तो दीज आर कंप्लीटली। लेकिन झारखंड के 3 एमएलए पकड़े गए थे पश्चिम बंगाल में, जिनके पास से कैश मिला था और वो असम से होके गए थे। मिला होगा कैश, लेकिन वो अमाउंट तो 10 करोड़ नहीं है ना, 7-8 लाख रुपया मिला होगा। उनका वो एक्सप्लेन करे, हमारा क्या है। वो कांग्रेस का एमएलए है, अभी भी तो उनका ही साथ पड़ा हुआ है। मेरा बात एकदम क्लियर है कि देखिए, झारखंड हो बाकी स्टेट हो, इन एनी वे थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन हमें जीतना है झारखंड में। हम क्यों झारखंड में तोड़फोड़ करें? इट इज जस्ट अ पेशेंस वेटिंग ऑफ अनदर 9 मंथ्स। जो पैसा आप अभी हवा लगा दिया ना, मैं कोशिश कर खर्चा किया हूं इलेक्शन में। अभी लोग मुझको जो काम मेरा 10 रुपया में होता था वो 100 रुपया का बिल लाके थमा देगा कि तुम्हारा पास पैसा है। पॉलिटिशियन का तो इतना ही पब्लिसिटी होना चाहिए, इसका पास कोई पैसा ऐसा नहीं है। देखिए, आजकल चर्चा है सचिन पायलट की, कहीं वो भी असम के रास्ते तो नहीं आ जाएंगे? इतना देखो, बेचारा का इतना ह्यूमिलेशन है, मैं होने से तो डे 1 ही छोड़ देता था। कारेज नहीं है तो सला हुआ है। लेकिन तो मैं आपके तो सचिन पायलट जी बीजेपी आए, कांग्रेस जाए, कहीं जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज मैं राजस्थान का पॉलिटिक्स में फॉलो बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, नॉर्मल जितना टीवी में देखता हूँ। लेकिन जो बात अभी आके वो टीवी में बोल रहा है, ठीक है, आप बीजेपी में ज्वाइन करो, अपना पार्टी करो, लेकिन इतना ह्यूमिलेशन लेके चलते रहते कैसे? मेरा तो दिमाग में भी नहीं आते हैं। सचिन पायलट के बारे में बार बार ये सुनते हैं कि उन्होंने जो बगावत की थी वो भी बीजेपी ने सपोर्ट किया था, इसलिए की थी। तो बीजेपी ने सपोर्ट करने से अगर एक व्यक्ति बगावत कर सकता है तो पार्टी को आप पार्टी से निकाल दो। आप क्यों रखा हुआ है वो पार्टी को, व्यक्ति को? वो व्यक्ति का मन में बिना दुख में खाली बीजेपी बोलने से ही वो बगावत कर देगा। राजेश पायलट का पार्टी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। बिना राजेश पायलट का कंट्रीब्यूशन
असम अकॉर्ड हुआ था, मिजोरम अकॉर्ड हुआ था, राजीव गांधी का इतना नाम मिला था बिना विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ राजेश पायलट। तो उनका बेटा बगावत किया, बोल दिया वो बीजेपी का साथ है। मतलब whoever will try to speak anything against the गांधी फैमिली और द एस्टैब्लिशमेंट, आपका ऊपर ठपक करके एक वो लोग इंजाम लगा देगा। अरे भाई, ऐसे देश चलता है। अब देखिए, कर्नाटक में तो उन्होंने अच्छा इंतजाम कर लिया, 2.5 साल सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के बीच में। 2.5 साल कहाँ सरकार रहते हैं? लोकसभा का बाद कहाँ सरकार रहेगा? ये सब रहेगा? ये तो आप बता सकते हैं। मैं आपको, आपका इतना 30 साल का नहीं, तो एक्सपीरियंस इस पर डिपेंड करेगा कितने लोग असम आते हैं उसमें से। डू यू थिंक दैट दिस गवर्नमेंट हैज एक्सपायरी डेट आफ्टर लोकसभा चुनाव? मुझको तो नहीं लगता है। तो क्या होगा फिर? टूट जाएगा और क्या होगा, तो दूसरा मुख्यमंत्री बन जाएगा। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। आपने हाल ही में कहा था कि ममता बनर्जी जी आपको चाय बनाकर पिलाती हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी इतनी अच्छी दोस्त कैसे बनी वो? उनके लिए तो कहा जाता है वो अक्सर दोस्त नहीं बनाती। नहीं, हम लोग सब एक साथ कांग्रेस में था ना, तो इसीलिए हमारा सबका साथ अच्छा है। मैं सबका साथ संबंध बना के रखता हूँ। हर लोग हर समय में काम में आ जाते हैं, तो मैं व्यक्तिगत किसी का साथ खराब नहीं करता हूँ। तो ये जो संबंध है कभी कभी काम आते हैं पार्टी तोड़ने में? कभी काम भी आते हैं, कभी उल्टा भी होते हैं। कभी काम आते हैं, कभी प्रॉब्लम भी होता है ना कि इसका देखो उनका साथ अच्छा संबंध है, कभी डाउट भी आ जाते हैं, तो दोनों तरफ होता है। दीज आर डबल एजेड स्वॉर्ड। अब प्रमोद तिवारी कह रहे थे कि ये सारे काम हिमंता इसलिए करते हैं कि ये मोदी जी को मक्खन लगाना चाहते हैं, और इतना मक्खन लगाया कि असम में मक्खन खत्म हो गया। देखिए मेरा बात यही है, मोदी जी का जगह में है, प्रधानमंत्री है, देश का नेता है, लेकिन राष्ट्र के लिए जरूरत है कि गांधी फैमिली और कांग्रेस का जो कल्चर है वो खत्म हो जाए। तो इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करता हूं। अगर प्रमोद तिवारी जी को आना है तो मेरा साथ फोन में बात करें। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर इल्जाम है कि ये फिरका परस्त हैं। हिमंता जी असम के बड़े नेता हैं बदरुद्दीन अजमल साहब, वो कहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के दुश्मन हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुसलमानों को परेशान करने की कौन सी तरकीब लगाऊं। ठीक है, देखिए मैं तो एंटी मुस्लिम नहीं हूं और एंटी मुस्लिम होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम एक गौरवी हिंदू है। आई एम ए प्राउड हिंदू। तो प्राउड हिंदू होने का मतलब ये थोड़ी है कि 600 मदरसे बंद कर दो, फिर 300 की और लिस्ट बना लो, सारे मदरसों को बंद कर दूंगा। देखिए, हिंदू चाहते हैं कि सबका भला हो। मेरा मन में यही है कि मुसलमान बेटा बेटियों मद्रसा में जाके अपना लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो एक शुद्ध सनातनी होने का नाते मैं मुसलमान का भला सोचता हूं, इसीलिए मैं सोचता हूं कि मद्रसा का बंद हो जाना चाहिए। हर मुसलमान बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। हिमंता जी, मुसलमान का बेटा क्या बनेगा, कहां पढ़ेगा, ये आप थोड़ी तय करेंगे, उनको तय करने दीजिए। तय तो वो करेगा, लेकिन मैं जितना आप मदरसा बंद करने के तो वो कहां पड़ेगा? देखिए, तय तो उनका पिता माता ही करना पड़ेगा। इकोसिस्टम बनाना मेरा काम है। तो मैं एक इकोसिस्टम बना दिया हूं कि भाई आपका यहां स्कूल है, कॉलेज है, आप जाके डॉक्टर इंजीनियर बने। तो वो इकोसिस्टम बनाने का काम मेरा है, निर्णय लेने का काम उनका पिता माता है, कोई मुसलमान पॉलिटिशियन का नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मदरसों में पढ़े हुए लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, मदरसों पढ़े हुए लोग कहाँ बनते हैं? आपने रिसेंट पीरियड में किसको देखा है कि मदरसा में? मैं तो ओवैसी साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ओवैसी को आप मुसलमान समाज का रिप्रेजेंटेटिव मत सोचिए। वो तो जहां भी जाता है मुसलमान ही उनको वोट नहीं देता है।
वो कह रहे थे कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्कूल में इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। जिन मदरसों में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शहादत दी। इंग्रजों का खिलाफ किसी ने लड़ा वो कोई आपत्ति का बात नहीं है, लेकिन मद्रसा में पढ़ के बहुत लोग बमबारू भी बना है, अल-कायदा में भी ज्वाइन किया है। तो हिस्ट्री को आपका जो पॉजिटिव साइड है वो मत उठाइए। हिस्ट्री रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिविटी एंड निगेटिव, एंड उनका एवरेज आप ले लीजिए। रिसेंट 30 इयर्स में अगर आप देखते हो कौन सा मद्रसा से ऐसा महापुरुष का जन्म लिया है जो भारत का उत्थान के लिए काम कर रहा है, जो अपना कम्युनिटी का ऊपर जाके ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। मैंने तो नहीं सुना हूं, मैं तो नहीं देखा हूं। खराब भी हुआ है वो भी मैं नहीं बोलता हूं कि मद्रसा में पढ़ने का मतलब यू बिकम ए टेररिस्ट। नो, आई डू नॉट एग्री। मेरा पॉइंट इतना ही है कि मद्रसा में पढ़ने का बाद आपका जनरल एजुकेशन का रास्ता बंद हो जाते हैं। आप मद्रसा में मत ले जाइए। कुरान शरीफ का ज्ञान होना जरूरत है एज यू आर फॉलोइंग इस्लाम। घर में पढ़िए, मस्जिद का इकोसिस्टम में आप पढ़वाइए, लेकिन बेटा बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने का मौका दीजिए। यू मे बी हिज बायोलॉजिकल पेरेंट, बट आप कैसे उनका लाइफ का दरवाजा बंद कर सकते हैं? अगर उनका मन है आफ्टर 16 इयर्स कि मुझको थियोलॉजिकल स्कॉलर बनना है, वो अपने आप पढ़ लेगा मद्रसा, लेकिन बचपन में आप मद्रसा में मत डालिए। कीप हिज ऑप्शन ओपन। देखिए, आप उनका कह रहे हैं हम भला चाहते हैं स्टूडेंट्स का, ऐसे भला चाहते हैं कि जो मदरसों में पढ़ाते हैं उनके लिए कानून बनाएंगे कि उनको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। देखिए, वो एक सिचुएशन डिमांड करता है कि इसलिए अभी फिलहाल असम में हमें जितना अल कायदा का मॉड्यूल पकड़ा हो 54 मॉड्यूल, एंड 54 मॉड्यूल में ही मद्रसा टीचर्स हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड असम उनका इन्वॉल्वमेंट में है। तो इसीलिए मैंने मद्रसा कमेटी को बोला हूँ कि बाहर से जो भी आते हैं थाना में रजिस्टर करवा दो, सो दैट वी कैन डू ड्यू डिलीजेंस ऑफ हिज कैरेक्टर फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट। और बहुत समय बांग्लादेशी सिटीजन भी असम में मद्रसा में आके काम करता है, अल कायदा का मॉड्यूल डेवलप होता है और पूरा समाज का ऊपर बदनाम आते हैं। इसीलिए अनलाइक द इम्प्रेशन इन आउटसाइड असम, असम में हम लोग समाज का साथ, कौम का साथ बात करके ही ये सब फैसला लेता हूं। और इसीलिए असम में कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान भी मुझको मानते हैं, काम को मानते हैं, और मैं भी उन लोग को सेम रेस्पेक्ट देता हूं। उनको रेस्पेक्ट करेंगे लेकिन फ्रीडम नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि 4-4 शादी करने पर मुझे आपत्ति है। बहुत आपत्ति है, बहुत आपत्ति है। मेरा बेटी को, आपका और मेरा बेटी को, क्या मैं ऐसे व्यक्ति को शादी दूंगा जिसका ऑलरेडी 3 पत्नी है? जो काम मैं मेरा बेटी का साथ नहीं करूंगा वो काम मुसलमान बेटी का साथ भी होना नहीं चाहिए। लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते, ये उनकी मर्जी है। शरीयत में अलाउड है, इस्लाम में अलाउड है। ऐसा मत बोलिए। ये देश में ऐसा एक एपीजमेंट का, तुष्टीकरण का कारण बोल दिया जाता है, उसको रुक नहीं सकता है। हम रुकवा के दिखूंगा, हाँ, आई विल स्टॉप देम बाय द फोर्स ऑफ लॉ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार बोल सकता है। कानून में, भारत का संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला हुआ है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। कांग्रेस ने एक दिमाग में डाल दिया लोगों का कि यू कैनॉट रिफॉर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स, नॉट एडवाइस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स ऑल पॉलिटिकल पीपल, including the people in government, to work and to bring reform in Muslim personal law. ये हमारा कर्तव्य है। हिमंता जी, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तब होगा। आज तो उनको अलाउड है इस्लाम में। जब होगा मतलब क्या? हमें तो करना है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे ऐसा मियाँ बीवी राजी होता है क्या? तो बीबी को तो जबरदस्ती राजी करवा जाता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रीजन।
आप ऐसा बोल सकते हैं, ये क्या बीबी के लिए एक डिफामेटरी नहीं है? आपका हस्बैंड हो गया 70 इयर्स और वाइफ हो गया 28 इयर्स, 24 इयर्स। ये उनके बीच का मामला है ना, आप क्यों आ कभी रहे हैं? यही गलत है। वो हमें क्यों वोट नहीं देता है? नहीं देता क्या आपको? हमें क्या हिंदू क्या नहीं, हमें क्या, मतलब कोई मिनिस्टर को वोट नहीं देता है। आप जो एक दो सोसाइटी करके रखा है कि वो लोग का बाद वो लोग को करने दो। अरे बाबा, दे आर पीपुल ऑफ इंडिया। इंडिया में दो समाज नहीं है। आप सारे काम ऐसे कर रहे हैं। आपने चाइल्ड मैरिजेस पर रोक लगाई और अजमल साहब कह रहे हैं कि इसमें 90% जो मुस्लिम नौजवान हैं उनके खिलाफ केस बनेंगे। अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हो तो 99 भी बन जाएगा। कानून है, कानून को आप अगर वायलेशन करेगा, हिंदू भी वायलेट करेगा, हिंदू अरेस्ट होगा, मुसलमान वायलेट करेगा, मुसलमान अरेस्ट होगा। आई टू अरेस्ट देम एज ए सिटीजन। रिलीजन तो मैं देखता भी नहीं हूं, वो अजमल का काम है, ओवैसी का काम है रिलीजन का ठिका लेना, मेरा तो काम वो नहीं है। उनकी तो सलाह ये कि हिंदू लड़कियों को भी कम उम्र में शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब जमाना बदल गया है। मालूम है, वो ऐसे बोलते हैं, लेकिन क्या आप करने देगा? हिंदू लड़कियों का उनका जो सलाह है, वो क्या सलाह आप मान सकते हैं? वो सलाह जो वो भी सलाह देता है कि हिंदू को भी कम उम्र में शादी करना है, डू यू थिंक दे हैव सम रिगार्ड फ्रॉम ह्यूमन वैल्यूज? ये जो टीवी में आके वो लोग बोलते हैं, उनका आप उनका सोच समझ सकता है कि हाउ दे ट्रीट गर्ल्स, हाउ दे ट्रीट द अदर जेंडर। लेकिन अब तो मां देखिए, नहीं समझता है। अब तो कर्नाटक में मांग हो रही है कि हिजाब पर जो पाबंदी लगाई थी स्कूलों में, कॉलेजेस में, वो पाबंदी हटा ली जाए। देखिए, सिविलाइजेशनल बैटल फॉर वैल्यूज कंटिन्यूज फॉर मेनी ईयर्स। आज आपका दिन है, आप पाबंदी उठा दो, हमारा दिन आएगा, हम पूरा पाबंदी लगा दूंगा। धर्म एक ही टेन्यूर में एस्टैब्लिश नहीं होता है, इसीलिए कोई कोई हमारा जो भारत का लोग है, सनातनी है, कभी कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ। दीज आर लॉन्ग बैटल। भारत का लोग राम मंदिर बनाने के लिए 500 साल खपाया। अब हिजाब का भी बैन उठाने के लिए, हिजाब में भी बैन, स्कूल में, वी आर नॉट अगेंस्ट हिजाब, आप घर में हिजाब लीजिए। आई एम नॉट एट ऑल अपोज टू योर रिलीजियस कल्चर। आप घर में, मार्केट में आते हैं, आपको हिजाब पसंद है या दिस इज ए रिलीजियस डिक्टम, आप हिजाब लीजिए, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। बट स्कूल में जब फिजिक्स का क्लास चल रहा है, अब हिजाब विल हेल्प यू और नॉट? और एक ही क्लास में यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट? दैट देयर इज नो रिलीजियन, नो पोर रिच, हम लोग एक यूनिफॉर्मली विल बी देयर। वहां में व्हाई यू ब्रिंग समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म? तो ये मैं मानता हूं कि इसलिए आज भी नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी का देश में सारे प्रदेश में शासन नहीं हुआ है। द बैटल फॉर धर्म स्टिल कंटिन्यूज, वी आर नॉट रीच द क्लाइमेक्स। तो इसीलिए ये कभी वो कभी हम, ये चलता तो रहेगा। ऐसी बातों से नहीं लगता कि आप बिल्कुल एंटी मुस्लिम हैं, मुसलमानों के खिलाफ हमें हैं? तो मेरे मुझको तो मुस्लिम समाज आके अवार्ड देना चाहिए कि मुस्लिम बेटी के लिए मैं इतना सोचता हूं। मेरा अगर मैं बोलता हूं मुस्लिम बेटा बेटी को डॉक्टर बनना है, क्या मैं अगेंस्ट हूं? अगर मैं बोलता हूं कि मुस्लिम बेटियों का एक ही हस्बैंड होना चाहिए, मैं क्या मुसलमान का खिलाफ हूं? हजरत मोहम्मद बोल के गया है कि इस्लाम में मोनोगमी इज ए रूल, पॉलीगमी इज एक्सेप्शन। तो अल्लाह का ही इज द सोल मैसेंजर एज पर इस्लाम इज कंसर्न, और नबी है। नबी ने बोल के गया है कि मुसलमान को मोनोगमी प्रैक्टिस करना चाहिए, और पॉलीगमी भी आप प्रैक्टिस करता है, उसका रूल कितना है? यू हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वाइफ एंड दैट कंसेंट हैज टू बी वॉलंटियरली। वो होता है क्या समाज में? जी, हमारा संविधान सबको इजाजत देता है कि वो अपने मजहब को, अपने धर्म गलत को बात है, जैसे चाहे नहीं, वो गलत बात है। संविधान वो इजाजत नहीं देता है। मैं वही आपको बोलना चाहता हूं,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, भारत का संविधान का प्रणेता ने हमें इंस्ट्रक्शन देके गया है कि आप जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कीजिए, कि इसलिए भारत में एक कॉमन स्टैंडर्ड होने पड़ेगा ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड ह्यूमन डिग्निटी। हमारा संविधान कभी अलाउ नहीं करता तो है। आप जल्दी जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, ये भी एक गलत नोशन है। भारत को कोई हिंदू राष्ट्र बनाने का जरूरत नहीं है। 6000 साल से ही भारत हिंदू सिविलाइजेशन ही है। भारत में और क्या है? भारत का कोने कोने आप घर में, इमारत में, पेड़ में, नदी में हिंदू ही तो है। 6000 साल से हम हिंदू हैं। हमारा पॉलिटिशियन बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे भाई, हम 6000 साल में हिंदू है और जब तक सान सूरज रहेगा भारत में हिंदू सिविलाइजेशन ही रहेगा। मुझे कोई बनाना नहीं है। मेरा ऋषि मुनियों ने हिंदू सभ्यता का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल बना के गया है, वो टूटेगा ही नहीं। सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता है, होता है। दैट इज व्हाई आई एम स्पीकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ आप ये मुस्लिम। कहेंगे कि हम ऐसा भारत बनाना है जिसमें बाबर का नाम ना हो, जिसमें निजाम की हिस्ट्री ना होना पढ़ाई भी जाए। नहीं सही है। बाबर तो आक्रांत है। अब बाबर का नाम क्यों होगा? बाबर तो आक्रांत है। आक्रांत का नाम क्यों होगा? आक्रांत का नाम हॉल ऑफ फेम में कैसे हो सकता है? बट आप नाम, हम तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हमेशा रखेगा। हमें मुसलमान से फर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम इज वर्शिप्ड बाय मिलियंस ऑफ इंडियन एवरी डे। ही इज आवर आइडियल। देयर आर मेनी मुस्लिम्स फिगर in our country whom ordinary Indian worship every day, but अब बाबर को हमें वर्शिप करने मत बोलिए ना, दे आर आक्रांत है। देखिए, जो अजमल साहब हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मोदी जी तो चाहते हैं कि देश के मुसलमान वोट दें, बीजेपी के साथ खड़े हों, लेकिन ये हिमंता और योगी आदित्यनाथ ये दोनों मुसलमानों को दूर कर देते हैं। इन माई केस हम जो कर रहा हूं, 10 साल का बाद देखिए, 15 साल, 20 साल, दैट टासल विल बी देयर, बट एक समय आएगा मुसलमान खाली बीजेपी को ही वोट देगा, कम से कम मुस्लिम महिला और किसी को वोट नहीं देगा। लेट दिस बैटल कंटिन्यूज फॉर 20 ईयर्स। एक बार मुसलमान महिलाओं को आप स्वाधीनता दिलवा दीजिए, तलाक से मुक्ति, पॉलीगेमी से मुक्ति, पढ़ने का अधिकार, ये सारे इकोसिस्टम इनको मिल जाए, बीजेपी का कोर वोट बैंक मुसलमान महिला बन जाएगा। हिमंता बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ में इस बात की रेस लगी हुई है, कौन अपने आप को ज्यादा हिंदू, बड़ा हिंदू साबित करेगा। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, योगी जी बहुत बड़ा लीडर है, मेरा साथ कोई कंपेयर भी नहीं। हम छोटे प्रदेश से आता हूँ, कहाँ यूपी, कहाँ असम, ये एप्पल और ऑरेंज का कंपेयर भी नहीं होता है, छोड़ दीजिए। लेकिन मैं असम में कुछ थाम के लिया हूं और मैं करके दिखाऊंगा। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर आरोप है कि ये विरोधियों का अपमान करते हैं। अब आपके ट्वीट्स देखता हूं, राहुल गांधी के बारे में आप कहते हैं ये सद्दाम हुसैन जैसे दिखते हैं। वो समय देखता था, दैट टाइम मैं यही बोलता हूं कि राहुल जी, योर फेस इज मच बेटर देन मेनी ऑफ अस, यू लुक सो गुड। क्यों दाढ़ी बना के रखे है? काट लो, अच्छा लगेगा। तो इतना ही तुम्हें बोला था। कभी आप बोलते हैं कि ये अमूल बेबी का फेस लगते हैं। एक्चुअली तो है, जो अमूल का एडवर्टाइजमेंट है उनका फेस है, वो तो मिलते हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। हमारा भी चेहरा किसी से मिला होगा। लेकिन ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है आप जब आप कहते हैं कि ये प्रूफ दो कि आपके पिता कौन है। मैंने इतना ही बोला कि आप सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी ने किया है, आर्मी को आप प्रूफ मत मांगिए, बिकॉज वी आर नॉट आस्किंग एनी प्रूफ फ्रॉम यू। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है रिलेटेड टू द सेक्रीफाइस ऑफ आर्मीज हु आर फाइटिंग फॉर अस इन द बॉर्डर। इफ एक ही स्टेटमेंट का आप एक पैराग्राफ डिलीट करते हो
और दूसरा पैराग्राफ को हाईलाइट करते हो, वो तो गलत है ना। लेकिन पूरा स्टेटमेंट में भी किसी से ये कहना कि ये प्रूफ दो कि तुम्हारे सही है, मैं उनको यही बोल रहा हूं कि आई एम नॉट आस्किंग, मैं नहीं बोला कि आप दो, मैं बोला आप आर्मी से भी प्रूफ मत मांगो। राहुल जी शुड एक्सेप्ट दैट देयर वाज अ सर्जिकल स्ट्राइक, इंडियन आर्मी हैज कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड पाकिस्तान। The way we don't ask for the proof of everything, you also don't ask proof from army. ये स्टेटमेंट में गलती कहाँ है? इसमें ही नहीं, अब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की इतनी सफल थी, आप कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान में यात्रा निकालनी करना चाहिए। सही है, किसलिए भारत टूटा कहाँ? नहीं, आप मुझको पूछो 1947 इंडिया टूट गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर किसी को अभी भारत जोड़ो यात्रा करना है, वो तो पाकिस्तान में ही करना पड़ेगा ना, वो भारत में क्यों करेगा? इंडिया इज यूनाइटेड। अगर फिर भी आपको करना है, आप नागालैंड में करो, जहां देयर इज ए डिमांड फॉर सेसेशनिज्म, थोड़ा बहुत। असम में करो, वहां भी अल्फा सोवरेनिटी डिमांड कर रहा है, लेकिन साउथ इंडिया का लोग कभी सोवरेनिटी डिमांड नहीं कर रहा है, तो आप वहां क्यों कर रहे हैं? आपको राहुल गांधी से प्रॉब्लम क्या है? मेरा क्या प्रॉब्लम है? उनके मोदी जी से प्रॉब्लम है। अभी मोदी जी पार्लियामेंट हाउस शुरुआत करेगा, इतना बड़ा पार्लियामेंट हाउस बनाया। पहले आपने बोला कि पार्लियामेंट हाउस बनाया क्यों, इतना पैसा क्यों खर्चा किया? नाउ द पार्लियामेंट हाउस इज डन, अभी बोल रहे मोदी जी आप इनोग्रेट क्यों करते हो? तो राहुल जी को आंसर देना है, भाई तुम्हारा मोदी जी से प्रॉब्लम क्या है? मोदी जी को तो देश का लोग वोट से सुना है। अब देखिए, आप प्रियंका जी के बारे में तो आप कुछ नहीं कहते, जरूरत नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कौन सा चीज सीखना चाहिए? क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हो? एक बात दिखाइए जो बात सीखना चाहिए। क्या वो गोल्ड मेडलिस्ट है कोई डिबेटिंग कंपटीशन में? नहीं, उन्होंने कहा वो तपस्वी हैं। आपने कैसा तपस्वी है? अगर आप अमेठी में, मैंने 1996 में मैं जालुकबारी में चुनाव हारा, 2001 तक जब तक मैं नहीं जीता, मैं वहां तपस्या करके बैठा रहा। आप अमेठी से क्यों भागा केरला तक? आपने भगा दिया। क्यों भागा आपने? आपको जो अमेठी ने आपका पिता को एमपी बनाया, आपको एमपी बनाया, कोई एक बार आप हार गया, आप इतना नाराज हो गया अमेठी का लोगों से? यू आर नॉट ए, आपसे कोई सीखे? क्यों सीखेगा आपसे? अगर आप हारने का बाद भी हर बार अमेठी हर महीना जाता था, आई वुड हैव से कि लर्न फ्रॉम राहुल गांधी। क्या बात सीखे? उन व्यक्ति में क्या है? देश का मजाक उड़ाए लंदन जाके, वो सीखे? कौन सा सीखना चाहिए आप बोलो? मोदी जी को जाके पार्लियामेंट में सुमा खाने का कोशिश करता है, वो सीखना चाहिए? नहीं, प्रियंका ने कहा कि उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे वो मोदी जी से डरते नहीं हैं। डरते नहीं है, मोदी जी से डरते नहीं है, डरना भी नहीं चाहिए। कानून से तो डरो। आपका कानून ने एमपी डिस्क्वालीफाई किया है, तो आप कानून को क्यों आप गाली देते हो? आपने उनकी एमपीशिप ले ली, आपने उनका घर ले लिया, अब क्या करेंगे? नहीं, रजत जी आप खुद बोलो कि राहुल जी का पहले किसी का एमपीशिप नहीं गया था। कांग्रेस का ही 20 एमएलए एमपी का सीट गया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो शाम को ही आपका एमपीशिप खत्म हो जाएगा। Why you are challenging the judgment of the Supreme Court? बार बार आप बोल के कि मोदी ने डिस्क्वालीफाई किया, जस्टिस पटनायक ने आपको डिस्क्वालीफाई किया है। आप क्यों सच बात नहीं बोलते भारत का लोगों को? आपका ये दम नहीं है जाके प्रेस करना कि देखो लोग गलत फहमी में मत रहो, माई एमपी सीट हैज बीन डिस्क्वालीफाइड बिकॉज देयर इज ए जजमेंट इन फेमस लिली थॉमस केस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड बाय जस्टिस ए.के. पटनायक। इतना बोलने का आपका क्यों हिम्मत नहीं है? के बाद में जो उन्होंने कहा कि आप मुझे चाहे एमपीशिप से हटा दो, आप चाहे मेरा माइक बंद कर दो, आप चाहे मेरा घर खाली करा लो, मैं अडानी के बारे में बोलता रहूंगा। कहां बोलते हैं आजकल?
जो दिन शरद पवार का घर में अडानी गया उसका बाद तो राहुल जी कुछ अडानी का बारे में बोलते नहीं है। आज शरद पवार जी का घर में गौतम अडानी जाते हैं, क्या राहुल जी इज ट्वीटिंग अगेंस्ट शरद पवार नाउ? जब अशोक गहलोत का घर में अडानी जाते हैं, राहुल जी ट्वीट्स अगेंस्ट अशोक गहलोत। आप क्यों अशोक गहलोत को कुर्सी से खाली करने देते हो? देखो, हजरत मोहम्मद से सीखना चाहिए। आपको मिठाई मत खाओ बोलने का पहले ही लीव हिज हैबिट ऑफ टेकिंग स्वीट्स। तो आप अडानी को क्रिटिसाइज करने का पहले अशोक गहलोत का कुर्सी खाली करो। आप अडानी को निगेटिव बोलने का पहले शरद पवार से आपका रिश्ता आप खाली करो, फिर बोलो। यू मस्ट लीव बाय एग्जाम्पल। लेकिन आप भी सिर्फ राहुल नहीं, उनके आसपास के जितने लोग हैं, पवन खेड़ा को उन्होंने स्पोक्सपर्सन बनाया, आपने उनके लिए असम की पुलिस भेज दी। अगर मैं कानून का बाहर काम करूंगा, मेरा पास भी पुलिस आ जाएगा। पुलिस तो आपका ही है ना। यूथ कांग्रेस वालों के पास से आते, उनके श्रीनिवास उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ हम लोग का घर में कितना पुलिस आता है? हम रोना धोना करता हूं क्या? हमें फ्रॉम 1978 हमने असम एजिटेशन किया, इतना तक आया। कम से कम घर में पुलिस का साथ मोर भेद जुग जाग 50 बार तो हो ही चुका है, बचपन में, कॉलेज में। हम तो कभी रोना धोना नहीं करता हूं। लेकिन वो असम की अभी पुलिस से क्यों आती कोई है? पवन खेड़ा जी को पुलिस अरेस्ट करने आते हैं, आप झगड़ा क्यों करते हो? यू शुड सरेंडर बिफोर द पुलिस। कोर्ट तो है ही, आपको बेल दे देगा। आप तो सबके बारे में ये कहते हैं, केजरीवाल जी के बारे में कह दिया असम में आए तो जेल में डाल दूंगा। मैं वो नहीं बोला कि मेरा बारे में आप असेंबली में आके जो बोला है वो असम में बोलो, मैं केस डालूंगा। मैं जेल का बात नहीं बोला हूं, मैं बोला केस डालूंगा। उन्होंने कहा केस कहां डालूंगा? पुलिस स्टेशन में नहीं, मैं बोला मैं कोर्ट में केस डालूंगा। उन्होंने कहा, मैंने हिमंता जी से कहा कि आप दिल्ली आइए, मेरे घर आइए, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। मैं अपनी कार में आपको सब जगह घुमाऊंगा। नहीं, कार में नहीं। वो पहला बात बोला है घर में खाना खिलाऊंगा, फिर कार में बैठाऊंगा। तो आई एम वेटिंग बिकॉज आई वांट टू सी हिज बिग मैंशन फास्ट। मैं एक बार खाना भी खाऊंगा और फिर गाड़ी में उनका साथ दिल्ली का जोगी झोपड़ी भी देखने जाऊंगा। मैं आज से 10 दिन पहले मेरा गुवाहाटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं रिपीट किया हूं कि केजरीवाल जी का लेटर का मैं इंतजार कर रहा हूं, कब वो बुलाएगा मुझको। दम नहीं है ये सबका। आपको बुलाने का दम नहीं है या वैसे ही दम नहीं है? कहां दम है? मैं इसको बुलाने से तो मैं तो साथ में मेरा फोटोग्राफर भी जाएगा, घर का तो फोटो भी खींच लेगा। कहां दम है? केजरीवाल से आपने कहा कि कायर जैसा बात मत करिए, मर्द हैं तो मर्दी की तरह बात करिए। वही है ना। एक केजरीवाल जी ने एक फेमिलियर एक सीन बना दिया। वो दिल्ली असेंबली कॉल करता है, असेंबली का रूल भी क्या है मैं नहीं जानता हूं। वो कॉल करता है और एक मोनोटोनस और स्पीच देते हैं, सेम व्यूज एक, और वही वहां से पूरा मोदी जी को जितना कर सकता है सारे गालियां देता है। मैंने पहले सोचा था ये क्यों वहां से गाली देते हैं? पब्लिक मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी तो वही सब बोल सकता है। तब मेरा दिमाग में आया कि असेंबली में बोलने से आपका ऊपर कोई डिफामेशन केस नहीं होता है। यू आर एंजॉइंग दैट प्रिविलेज कि विद इन असेंबली में जो भी बोलो मेरा ऊपर कोई डिफामेशन केस नहीं होता है। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल टेक शेल्टर ऑफ असेंबली टू अटैक हिज पॉलिटिकल अपोनेंट। दिस इज ए सिंबल ऑफ कावर्ड। तो उनको बाहर आके, मर्द है तो भाई बाहर आके बात करो। Why you take shelter of privileges of assembly? अब बाहर बोलेंगे तो आप उनके ऊपर केस कर देंगे। आप भी केस करो। मैं तो पुलिस थाना में तो केस नहीं करूंगा, कोर्ट में ही तो केस करूंगा। मैं केस नहीं करूंगा, उनको क्या मैं जाके प्रणाम करूंगा, भाई साहब आपने इतना अच्छा मेरे लिए बात बोला। Why you expect that? आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह के फैसले का। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अलग किस्म के नेता हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए
और भाजपा की विचारधारा को इस तरह आत्मसात कर लिया जैसे दूध में चीनी घुल जाती है। अब लगता ही नहीं कि वो कभी कांग्रेस में भी रहे हों। कई भाजपा के मुख्यमंत्री हैं जो लगते हैं शायद ये कांग्रेस से तो नहीं आए। जनतंत्र में किसी भी नेता के लिए कुछ क्वालिटीज़ बड़ी ज़रूरी होती हैं और ये बड़ा दुर्लभ होता है कि किसी एक नेता में ये सारी क्वालिटीज़ हों, जैसे उसका जनाधार होना, उसका स्पष्ट और धारदार वक्ता होना, उसका विजनरी होना, अपने स्टेट को लेकर जहाँ भी वो सत्ता में है, स्टेट में, केंद्र में, वहाँ एक विजन होना अपने स्टेट के डेवलपमेंट को लेकर और उसको लागू करने की क्षमता, साथ में प्रशासनिक कौशल, ये सब हेमंत बिस्वा शर्मा में एक साथ है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा को एक चीज़ का निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि वो अपनी स्पष्टवादिता में कभी कभी अतिवाद का शिकार हो जाते हैं या शिकार होते हुए दिखते हैं। इससे उनको बचना चाहिए। वो बहुत कम समय में उनका एक नेशनल स्टेचर बन गया है। अपने इस स्टेचर का उनको ध्यान रखना चाहिए। ये अदालत उनको सारे इल्ज़ामों से बरी करती है, बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हेमंत बिस्वा शर्मा इसी तरह से आसाम के लोग की सेवा करते रहेंगे, देश में अपना नाम रोशन करेंगे और राजनीति में एक लंबे समय तक समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। आपकी अदालत में मेरी अगली मुलाकात आपसे होगी अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।